नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर चुनाव परिणामों के बाद बातचीत करने के लिए आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस पूरे जो हमारा इस पूरा बंगाल के चुनाव का असेसमेंट था उसमें क्या क्या और कहाँ कहाँ कमी रही उस पर भी बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा सवाल आने शुरू हुए कि आपने ये कहा था, आपने ये कहा था। मैं उस तमाम चीज़ों को मानते हुए ये कहता हूँ कि ये आकलन जो हमने किया था वो असेसमेंट वहाँ के जो हम लोगों को फील्ड में दिख रहा था उसके आधार पर किया। यकीनन टीएमसी की जीत बहुत बड़ी जीत है। हालांकि अगर हम बाहर की तरफ देखें तो आसाम और तमाम जगह पर जो मेरी आपसे बातचीत हुई थी, चूँकि बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें यही था कि आसाम में बीजेपी को कोई दिक्कत पेश नहीं आनी थी तो वो नहीं आई। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ, हम लोग ये सवाल बार बार कर रहे हैं, तमाम लोग मुझसे कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि शाम को मैं इस बारे में विस्तृत दूंगा, लेकिन आज सुबह से लगभग सुबह 5 बजे से हम लोगों का फील्ड का काम शुरू हो गया था। और अभी मैं आपके सामने जब आया हूँ तभी होटल के अंदर घुसने के बाद ही फिर मुझे लगा कि आज बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर लगा कि नहीं, बातचीत तो ज़रूर करनी चाहिए ताकि ये रहे कि हम लोग कल उस पर और डिटेल से बात करें। लेकिन आज जो शुरुआती जो दिख रहा है उस पर भी हमको बात करनी चाहिए। मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ पूरे इस समय में कि आखिर क्या रहा, सबसे बड़ा कारण क्या रहा जिससे कि बीजेपी इतनी दूर तक, और अगर बीजेपी की जीत की बात की जाए तो वो लगभग 79 यानी 80 सीट पर अगर हम देखें तो 20 और 21 यानी 41 सीटें हार रही है। वो 41 सीटें जो लोकसभा के 2019 के चुनाव के हिसाब से उसको देखना जाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पूरे अपने चुनावी समीकरण का आधार, हमने जितने भी एनालिसिस किए उनका आधार 2019 के लोकसभा चुनाव ही बताए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों का मानना ये है कि जो वोट बीजेपी को 2019 में मिला था वो वोट तो मिलना ही है, इसके साथ आगे बढ़ना होगा वोट। ये हम लोगों का असेसमेंट अगर हम लोग रोड पर देख रहे थे, क्योंकि जब 2019 में हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे तब लोग इतने वोकल नहीं थे, लेकिन इस बार लोग पूरी तरह वोकल थे और वो बातचीत भी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जो हम लोगों का असेसमेंट था वो था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमको अब एक, तो सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि आखिर कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा काम किया गया होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से बंगाल के बांग्ला भाषा, बांग्ला कल्चर, बांग्ला संस्कृति उसको वो शुरू से बोलती नहीं। अगर उनका नारा देखेंगे, बांग्ला निज़र मेके चाहिए यानी बंगाल की बेटी ही बंगाल को चाहिए, इस नारे ने मुझे लगता है कि उनको काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी समर्थन उनको मिला है। क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप वही लड़ते हुए दिख रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हुए दिख रहे थे, बाकी तमाम नेताओं की भीड़, मैंने आपको उस समय भी बोला है कि बड़ी थिन वो थी। तो मेरे असेसमेंट में मुझे लगा कि वो थिन भीड़ को हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में ज़रूर भीड़ आ रही थी लेकिन बाकी तमाम नेता इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे जिससे कि वो लगता कि इसको हम पैरेलल देखें। और हम लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ममता बनर्जी हैं, बाकी उनके सामने ममता बनर्जी के कोई भी स्टेट लीडरशिप नहीं टिकती है। क्या ये स्टेट लीडरशिप को ना होने का एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह के चुनाव हुए, लेकिन ये इतना ज़्यादा इमोटिव इशू जो बांग्ला भाषा, बांग्ला कल्चर और बांग्ला पर बाहर के हमले, दो गुंडे, बाहर के गुंडे या हिंदी लोग, ये तमाम चीज़ों की जिस तरह से इस पूरे चुनाव फेज में अलग अलग तरीके से ममता बनर्जी हमला बोलती रही, लगता है कि वो उस इशू को जोड़ने में कामयाब हुई। ऐसा लगता है कि उन्होंने जिनको हम लोग निगेट कर रहे थे वो इशू उनके लिए काफ़ी ताकतवर इशू साबित हुआ। इसके अलावा जिस तमाम लूज एंड छोड़े गए थे, जिस तरह के कि वो जिस तरह गुस्सा कर रही थी, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी, लग रहा था कि वो शायद बीजेपी के तमाम चीज़ों को रिएक्शन में ले रही हैं। लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी के इस तमाम रिएक्शन से ज़्यादा वो अपनी एक रणनीति के साथ चल रही थी, और उनकी वो रणनीति मेरे विचार से इस वक्त उनकी कामयाब होती हुई दिख रही है। उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, और बीजेपी अगर शुरू से देखें तो जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में घुसने की बात की थी उसमें वो असफल रही, प्रेसिडेंसी एरिया में अंदर नहीं घुस पाई। और जिस तरह से उन्होंने डिवीज़न करने का, जिस तरह लगा कि हिंदू वोट पोलराइज हुआ है कई जगह पर, वहाँ वो उस तरह से दिखाई नहीं दिया, कम से कम चुनावी परिणामों में। क्योंकि कल तक उनको हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेंगे
कि आखिर क्या वहाँ रहा, उन सबको अगर गौर करेंगे। अभी उस तरह का कोई चुनावी परिणाम मतलब अभी जो आ रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, उनको गहराई से एनालाइज करना होगा कि आखिर कहाँ कहाँ क्या रहा। एक दूसरी चीज़ जो हमको लग रही है कि हम लोग एक गलती लगातार कर रहे थे, हालांकि वो दिख रहा था, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। हम आप लोगों से लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस और लेफ़्ट इस बार ख़त्म होते हुए दिख रहा है। हालांकि कल हम लोगों को लगा कि जब सीट असेसमेंट बाकी तमाम एजेंसीज़ के साथ भी मिलकर किया कि 10 से 17 के करीब आ जाएंगी, लेकिन वहाँ एक भी नहीं आई। और हम जो बार बार कह रहे थे कि वो लेफ़्ट और वो अपनी ज़मानत नहीं बचा पाएंगे। अगर आप शुरुआती वीडियो देखेंगे तो उसमें मेरा ये कहना था कि आईएसएफ और वो तमाम लोगों की इस बात पर गिनती होनी चाहिए कि क्या वो ज़मानत बचाने में उनके कैंडिडेट दाही शामिल होगी। तो वो लग रहा था, लेकिन हमने उन जो शिफ्टिंग वोटर है, जो मुर्शिदाबाद मालदा जिसको हम बातचीत में ज़रूर कह रहे थे कि वो शिफ्ट करेगा, उसकी हमने संख्या नहीं जोड़ी। हमने उसको नहीं जोड़ा कि वो किस तरह से टीएमसी के उस कार्डर को जो टीएमसी में शिफ्ट हुआ वो कितने परसेंट होगा। तो अगर आप उसको जोड़ते हैं तो 4-5% वो उस तरफ जाता हुआ दिखता है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि टीएमसी जो बीजेपी का वोट है वो कम हुआ है, जबकि पिछली बार 2019 के चुनाव में ट्रमेंडसली उसने बढ़ाई हासिल की थी, 41% वोट हासिल किए थे। अभी तक अगर जब हम लोग देख रहे हैं तो उसमें 37-38 के बीच में बीजेपी का वोट बैंक रहता हुआ दिख रहा है, यानी वो नीचे आ रही है, जबकि उसको ऊपर जाने की उम्मीद थी। और लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो ममता बनर्जी के खिलाफ है, जो जिस तरह के इशूज़ हैं, वो सब आम जनता उसको तरजीह देते हुए शायद वहाँ से वोट कम हो। हालांकि 2019 में ममता बनर्जी का वोट बढ़ा था, 2016 से उनका वोट आगे बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था। उसी ट्रेंड को उन्होंने इस बार भी बरकरार रखा। नंदीग्राम से वो आ रही हैं क्योंकि हम लोगों को उम्मीद थी कि वो 10,000 वोटों से वहाँ हारेंगी। हालांकि वो भी उनकी हार बहुत ही कम मार्जिन से हुई है, लेकिन वो हार गई हैं। अगर हम लोग नंदीग्राम के उसको पढ़ रहे थे, लेकिन जब नंदीग्राम में वो हारी हैं तो बाकी तमाम जगह पर उनकी पार्टी किस तरह जीत रही थी। इसमें महिलाओं की जिस बड़ी संख्या को हमको लग रहा था कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में है, और वो एक बड़ी संख्या है, लेकिन उससे भी बड़ा एक समुदाय जो है ममता बनर्जी के साथ हुआ। उसने किस तरह से सहानुभूति उनको ये मिली है कि किस तरह से पूरी दिल्ली की लीडरशिप यानी बीजेपी की लीडरशिप एक महिला को किस तरह से अपने घेर रही है। दीदी और दीदी का नारे पर जब महिलाएं शोर मचाती थी और वो करती थी, मुझे लगता है कि उतनी ही महिलाएं ममता बनर्जी के साथ भी जुड़ती जा रही थी। तो वो एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी पार्टी की जीत को मजबूत करने के लिए यहाँ लगातार घूम रहे थे, वो उनके बाद के लीडर उसको सस्टेन नहीं कर पाए, यानी जो टेम्पो बनाया था उसको वो सस्टेन नहीं कर पाए। और ममता बनर्जी जिस तरह से बिखरी बिखरी रणनीति उनकी दिख रही थी, वो रणनीति एक ख़ास तरीके से बिखेर कर रखी गई थी। ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जिस तरह से आप शुभेंदु अधिकारी ने उनको रोक लिया वहाँ, उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी भी उस पर बाकी सीटों पर प्रचार करने के स्थिति में नहीं थे। वो किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को हराना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ममता बनर्जी को यहाँ रोक के उन्होंने एक कामयाबी हासिल की। लेकिन इसका दूसरा भी सच है कि जब आप ईस्ट मिदनापुर और वेस्ट मिदनापुर को देखते हैं, जहाँ उस परिवार के पूरी सीटें, जहां उस परिवार के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अगर उस पर शुभेंदु अधिकारी मेहनत करते तो वो सीट जो 10-10 12-12 सीटें उनके पक्ष में गिनी जा रही थी बीजेपी के, और लग रहा था कि वो बीजेपी वहाँ से लगभग 31 में से 20 से 24 सीटों के बीच में लेगी, वहाँ उस तरह का कोई परिणाम नहीं हुआ। शुभेंदु सिर्फ अपनी सीट निकालने के लिए वहाँ फंस गए, यानी शुभेंदु का जो फ़ायदा बीजेपी को और सीटों पर मिलना था वो नहीं मिल पाया, और इसका नुकसान उनको। इसके अलावा वोट परसेंटेज आपने देखा कि किस तरह से गिरा। और अगर आप मुस्लिम बाहुल्य इलाकों मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, या जहाँ की मुस्लिम आबादी नादिया में, जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी, जिस तरह का रिवर्स पोलराइजेशन होना चाहिए था उस तरह का होता हुआ नहीं दिखा। जिस तरह की लोग बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से झंडे फहरा रहे थे, वो उसका वोट में कन्वर्जन करने में बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। और जो टीएमसी यानी जिस तरह से दिल्ली का प्रचार शुरू हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और इस पूरे इस जो बीजेपी के एक ट्रेंड पर, स्टाइल पर जिस तरह से चुनाव प्रचार चला, उसने जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर है उसको और ज़्यादा एकजुट कर दिया। अगर आप देखेंगे शीतलकुची के आसपास की घटना के बाद वो और ज़्यादा वोट पड़ा और ताकत के साथ पड़ा,
और वो सारा का सारा ममता बनर्जी को शिफ्ट हो गया। और इसीलिए जिस इलाके में ममता बनर्जी 2019 में नहीं घुसी, 2016 में नहीं घुसी, उसमें 2021 में परचम फहरा के निकली। यहाँ तक कि बहरामपुर जैसी सीटों पर से अधीर रंजन चौधरी का वर्चस्व खत्म हो गया, जो वो 6 बार के लोकसभा चुनाव जीतकर बनाए हुए थे, विधानसभा चुनाव जीतकर बनाए हुए थे। इस तरह की बातचीत चलने लगी कि किस तरह से लेफ्ट ने और कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए अपने वोट को वहाँ शिफ्ट किया। हालांकि इस तरह की बात मुझे अभी भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इस तरह की शिफ्टिंग की अगर उनकी हैसियत होती तो वो उसको अपने पास ही रोक पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ उन जगह पर घुस गई, और उस अगर आप जोड़ते हैं तो वो बिल्कुल बराबर बैठता है। ये जो अंतर लगभग 49%, यानी एक बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी आई हैं। जिस तरह से इस पूरे चुनाव में रीजनलिज्म का फ्लेवर काम कर रहा था, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये नहीं लग रहा था उस समय, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रधानमंत्री मोदी के उठाए गए इश्यूज़ पर जनता जवाब भी दे रही थी। और इस पूरे चुनाव को मैंने पहली बार शायद रैलियों के माध्यम से समझने की कोशिश की। इससे पहले क्योंकि हम लोग रैलियों से ज़्यादा लोगों के साथ मतलब अलग अलग घूमते रहे, लीडर्स की रैलियाँ इस बार हम लोग कवर कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हम उसको गौर से देखने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें इस बार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हुई। यानी जिस तरह से छोटी छोटी रैलियों के सारे ममता बनर्जी उस हिस्सों में गिरी, और जो पैर पर चोट लगने की बात थी, जिसमें लग रहा था कि शायद उनको उसका सहानुभूति का लाभ मतलब नहीं मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके वोटर्स को कंसोलिडेट करने में कामयाब हुआ, उनके वोटर्स को और उनकी ताकत के साथ जोड़ने में कामयाब हुआ। उसके उलट बीजेपी के वोटर्स ने क्यों निकलकर वोट नहीं किया, इस पर अभी भी देखना होगा। क्या उसको ये डर था कि सिर्फ जो सुरक्षा बल हैं वो उन हिस्सों में ही हैं जहां वोट पड़ रहा है, वोट के जाने के बाद क्या होगा, गांव के अंदर क्या हुआ, इस सब पर भी बातचीत की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरह से जीत के साथ ही हमले और वो सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि आज मैं इस पर अभी इतना ही बात करूंगा, क्योंकि मैं थका बहुत ज़्यादा, आज का दिन लंबा था। कल मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा कि आखिर क्यों, कहाँ, किस तरह हुआ। हालांकि कल दिल्ली के लिए भी चलने की तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी बंगाल की चर्चा तो अभी रहेगी। नमस्कार।